This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट। हर मुल्क में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को फेच करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं, रोड शोज़ होते हैं और उस मुल्क के कमर्शियल टैचीज़ दूसरे मुल्कों में मुतय्यन होते हैं। उनका काम यही है कि फेचिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन देयर बेस्ड कंट्रीज़। तो पाकिस्तान में भी एक इदारा ऐसे है जो दुनिया भर में होता है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या अगराज़ व मकासद हैं, क्या काम है, कितने मेंबर्स हैं और पाकिस्तान की मईशत में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, इन सारी बातों के जवाबात लेने के लिए आज हमारे पास जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, आपका तारुफ करा दें। आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब। अलीम साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी जनरल हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप एक तजुर्बेकार कारोबारी शख्सियत और आपकी खिदमत का दायरा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी आपकी खिदमत से फैज़याब हुए हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त गालिबन काफ़ी आपका टाइम मॉरिशस में भी गुजरा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और इंशाल्लाह आपसे बड़ी मुफीद मालूमात हासिल होंगी हमें। मैं सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका चैम्बर क्या है, क्या अगराज़ व मकासद हैं आपके और कितने आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं? देखिए, पहले तो आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इंट्रोडक्शन हमारा कराया। देखिए, हमारा चैम्बर जो है ये 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट्स द ओल्डेस्ट चैम्बर not only 1860 जी not only in Pakistan but in this part of the world. So और ये 7 ब्रिटिश बिजनेस ट्रेडर्स जो थे उस ज़माने में उन्होंने फॉर्म किया था। तो खैर इस वक्त हमारे 196 मेंबर्स हैं। हमारी पाकिस्तान में वैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं कोई तकरीबन 800 के करीब हैं, लेकिन हम हर फॉरेन इन्वेस्टर को अपना मेंबर नहीं बनाते हैं। हमारा कुछ थ्रेश होल्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। बेसिकली हम टॉप क्लास मल्टीनेशनल्स को जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनको हम मेंबर, वो मैं तफसील में जाने की इस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं समझता हूँ, लेकिन 196 हैं। और हमारा मकसद, अगर आपका कहने का मतलब है, मैं यहीं ज़रा क्लेरिफाई कर लूँ, आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स की तादाद 196 है। जी, लेकिन आपका कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो तकरीबन 800 हैं पाकिस्तान में जो BOI के पास हैं, जिसमें 1 मैन शोज़ भी हैं, 2 मैन शोज़ भी हैं। अच्छा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। अच्छा। तो वो इस यानी कॉर्पोरेट नहीं है, मल्टीनेशनल। अच्छा। में नहीं आती हैं। हमारे जो 196 मेंबर्स हैं इसमें से 50 वो मेंबर्स हैं जिनकी पेरेंट कंपनी जो है वो फॉर्च्यून 500 में इस वक्त है। अच्छा। तो वो मतलब आपको इसका अंदाज़ा होगा कि बड़ी कंपनियाँ हैं। सिमिलरली हमारी 57 मेंबर्स जो हैं वो कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोट होती हैं, मतलब लिस्टेड हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपने ये पूछा कि हमारे अगराज़ व मकासद क्या हैं। उसका हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि वी आर अ प्राइवेट बॉडी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मिल के बनाई है। हमारा मेजर मकसद ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल पाकिस्तान में कैसे क्रिएट किया जाए, लाइजन कैसे किया जाए। जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके कोई मसाइल अगर होते हैं तो हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई नई पॉलिसी लाना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिस्कल रिलेटेड, तो वो हमको यूज़ करती है, हमसे डिस्कस करती है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरा ये होता है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं बाहर और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में क्या अच्छा माहौल है इन्वेस्टमेंट के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हमारा बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल है। फिर साथ साथ हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। हमारी रिसर्च जो है बिज़नेस कॉन्फिडेंस पे होती है, बिज़नेस परसेप्शन पे होती है, सिक्योरिटी पे भी आपने देखा होगा हमने लास्ट मंथ एक बड़ी अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है। CSR पे हमारा बड़ा काम है। सबसे जो ज़्यादा हमारा काम होता है वो टैक्सेशन रिलेटेड, कि कैसी फिस्कल पॉलिसीज़ बनाई जाए, कैसे टैक्सेशन मेजर्स लिए जाएं पाकिस्तान में, जिससे इन्वेस्टमेंट लोकल एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। अच्छा, अब इस सिलसिले में मैं पूछना चाहूँगा कि
ठीक है, आपकी 196 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स तो चलें लगभग 800 आपने बताया। तो आपके जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, इससे कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है पिछले कुछ सालों में, जो आपके पास डेटा मौजूद हो? देखिए, पाकिस्तान में आपने जैसे देखा होगा कि 2007 से पाकिस्तान में FDI जो है वो नीचे जा रहा है, और वो लास्ट ईयर अभी जो साल ख़त्म हुआ है 30 जून को, उसमें 1.3 बिलियन पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल ऑन एन एवरेज कोई इससे ज़्यादा करते हैं, कोई 1.4 to 1.7 बिलियन। जैसे 2015 का नंबर मेरे पास अभी है, वो हमारे मेंबर्स ने अपनी सेविंग से, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने $100 प्रॉफिट किया है, तो बजाय इसके कि वो रेमिट करें, पूरा का पूरा उन्होंने री इन्वेस्ट किया है इन एक्सपेंशन ऑफ देयर फैसिलिटीज़ एंड इन इम्प्रूविंग देयर, तो वो उससे ज़्यादा है। तो 5-6 साल से, पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें कि हमारे मेंबर्स ने, 196 मेंबर्स ने उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में, री इन्वेस्ट किया है, जितना कि बाहर से नहीं आया है। अच्छा, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का री इन्वेस्टमेंट का क्वांटम ज़्यादा है जो इनफ्लो हुआ है। एग्जैक्टली, इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छी साइन है, इसलिए कि इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, इससे हमारे टैक्स की इनकम में जनरेशन होती है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमारा जो रफली हमारे मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट है, शेयर कैपिटल है, वो रफली कोई $10 बिलियन के करीब है, और हमारी जो एसेट्स हैं वो 8 ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूँ रुपीज़। हमारा जो जिसकी वजह से हम काफ़ी फेमस हैं पाकिस्तान में, और जो हम गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ करती है, वो ये कि हम पाकिस्तान में जितना टैक्स कलेक्ट होता है जी, उसका 1/3 33 से 35% वो हमारे मेंबर्स 196 कंपनीज देती हैं। अच्छा, यानी आप आउट ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जी, ओवरसीज इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट अराउंड 35%, अबाउट 33, 35, किसी साल 30, किसी साल 35, ऐसा ऑन एन एवरेज 33%। लास्ट ईयर जैसे 2015 में हमने नंबर्स जमा किया था, तो हमारे 196 में से हमें कोई 120 कंपनीज ने नंबर्स दिए थे, तो उन्होंने, पाकिस्तान में कलेक्शन हुई थी क्लोज टू 3 ट्रिलियन, उससे कम बल्कि हुई थी, हमारे मेंबर्स ने 920 बिलियन दिया था। अच्छा, अब इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के, या किसी वक्त भी पाकिस्तान के टॉप 20 टैक्स पेयर्स ले लें, तो उसमें से 2-3 को छोड़ के, PSO या ऑयल एंड गैस को छोड़ के, जो टॉप 80% होंगे वो हमारे मेंबर्स होंगे। 80% मेंबर ऑफ द टॉप 20 ओवरसीज इन्वेस्टर्स के मेंबर्स होंगे, कि अगर जो टॉप 20 टैक्स पेयर्स आप लें पाकिस्तान में जी, सब मिला के, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारा मिला के अगर आप पाकिस्तान की कभी भी लिस्ट निकालें टॉप 20 टैक्स पेयर्स की, तो उसमें 70 to 80% के करीब जो है वो हमारे मेंबर्स होंगे। मतलब 70-80 बिलियन टैक्स पे करने वाले हमारे पास कोई 5-6 लोग हैं। तो मतलब ऑब्वियसली दे आर मेकिंग मनी इन पाकिस्तान एंड दे आर पेइंग टैक्सेस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, क्या है? अच्छा सर, क्या इसका एनुअल प्रॉफिट रिपैट्रिएशन का कानून से आप किस हद तक मुतमईन है, और एनुअल प्रॉफिट रिपैट्रिएशन का क्या क्वांटम है एवरेज यहाँ पर, कि पिछले चंद सालों का, जैसे अगर आपके पास कोई डाटा हो? वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओवरऑल कोई, वैसे आपने 2 सवाल कर लिए हैं। एक तो आपने पूछा है कि कानून क्या है और रिपैट्रिएशन की, उस मामले में पाकिस्तान काफ़ी अच्छा रिलैक्स्ड है। 100% प्रॉफिट रिपैट्रिएशन अगर आप चाहें, इजाज़त है, लेकिन ये कि वो जाहिर है बिजनेस वाला जो होता है वो अपनी नीड देखता है। अगर उसको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहा है तो वो री इन्वेस्ट करेगा, भेजेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है कोई, तो हो सकता है वो बाहर भेजे। हमारे मेंबर्स नॉर्मली सब भेजते नहीं हैं सारा, मतलब ज़रूरत तो अगर होती है तो ज़रूर भेजते हैं, अगर वरना कोशिश, जैसे मैंने आपसे कहा कि री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो वो रिपैट्रिएट करने के बजाय री इन्वेस्ट के लिए रोकेंगे उसको। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया इसमें कि टोटल टैक्स के कंट्रीब्यूशन में रफली 33% का कंट्रीब्यूशन आप, रफली 1/3, रफली 1/3। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपके मेंबरान में ये सारे ओवरसीज़ हैं, तो एक प्रॉब्लम ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को ये आता है कि डुअल टैक्सेशन ट्रीटी में ये लोग अगर कॉर्नर हो जाते हैं, तो आपके मेंबरान की कोई तादाद होगी ऑन एन एवरेज के जो डुअल टैक्स ट्रीटी में अगर कॉर्नर हो जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इस मामले में पाकिस्तान का इस रिकॉर्ड अच्छा है। पाकिस्तान ने 64 कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की हुई है, तो हमारे मेंबर्स जो हैं ज़्यादातर उस ट्रीटी में कवर हो जाते हैं।
एक आध एक्सेप्शंस होती है तो उसके ऊपर हमें इतने, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी अपनी परेशानी दिखानी चाहिए, वो भी मामला रिजॉल्व हो सकता है और हो जाता है। लेकिन हमारी जैसे मैंने आपको बताया 196 मेंबर्स हैं, उसमें से 31 जो है ब्रिटिश कंपनीज़ हैं, 30 US हैं, 75 के करीब मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से हैं, तो वो उन सब से पाकिस्तान का डबल टैक्सेशन ट्रीटी मौजूद है, तो वो ऐसा कोई मसला हमारे लिए एक आध, हाँ, ऐसा कोई ख़ास नहीं आया। अच्छा सर, आपकी बातों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हो रहा हूँ कि ओवरऑल एक सिनेरियो से आप मुतमईन हैं इवन के लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन मैं अब आपसे जो सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है, तो फिर ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई क्यों नहीं आ रहा? हम सिर्फ एक CPEC से हटकर बात करें, CPEC की हम बात नहीं कर रहे, इसलिए कि सिर्फ एक चीज़ पर हम इन्हिसार नहीं कर सकते, मल्टीपल कंट्री से आनी चाहिए। तो वाई लार्ज इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट कमिंग? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, उसका इसका जवाब बड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़रूर मैं चाहूँगा। ये देखिए ना, आपने जो चीज़ इशारा जिस तरफ किया है, ना सिर्फ आपने देखा कि हमने बिजनेस कॉन्फिडेंस, हमारा जो सर्वे आया है वो रिकॉर्ड लेवल पर है, 36% पॉजिटिव है। हमारे अपने मेंबर्स का जो सर्वे है बिजनेस परसेप्शन, वो बहुत पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में लोएस्ट लेवल पर हैं, इन्फ्लेशन लेवल पे है, सिक्योरिटी सिचुएशन हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान में GDP बहरहाल 4.5% से ज़्यादा ग्रो कर रही है और करती जा रही है आजकल के हालात में, जबकि नहीं है। तो एनर्जी की सिचुएशन पाकिस्तान में पहले ख़राब होती थी, वो बहुत अच्छी, काफ़ी हद तक उसमें काम आ रहा है। ये आपका सवाल बहुत वैलिड और ये हम भी सोचते हैं उसकी। देखिए हमारा व्यू ये है कि उसमें 2-3 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की परसेप्शन बहुत ख़राब है बाहर। पाकिस्तान की परसेप्शन इज़ वर्स दैन द रियलिटी। आप तो सर ओवरसीज इन्वेस्टर्स के नुमाइंदे, उनके सफ़ीर बनकर यहाँ बैठे हैं ना, तो परसेप्शन क्लियर करने में आपके वो भी मैं बस जिक्र करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें हमारा भी रोल है, लेकिन इसमें और लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल है इसमें, तो हम बिल्कुल रोल अपना प्ले करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में की परसेप्शन ख़राब है और इसको ज़रूरत है कि हम सब मिल के बेहतर करें, और मैं आगे चल के इस पर आपसे बात करूँगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है। और ये गवर्नमेंट की नज़र में भी है, गवर्नमेंट को मालूम है कि हम प्रॉमिस तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन उस काम हो जाता है आखिर में, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी फॉलोअप के बाद होता है। यहाँ मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगा, वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अब्दुल अलीम साहब से जारी रहेगा, जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था। अलीम साहब, आपसे मैं ये वक्फे पर जाने से पहले सवाल कर रहा था कि आपकी तरफ से बड़ा इत्मीनान बख्श बयान सामने आया है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुल्क की बेहतरी की तरफ गामजन सूरत हाल पर काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया है। जब आप लोग ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के तर्जुमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, आपका इतना इत्मीनान का इजहार करने के बावजूद कोई काबिल ज़िक्र बड़ा इन्वेस्टमेंट आया नहीं। CPEC से हटकर हम बात करें कि चाइना का इन्वेस्टमेंट को अलग कर दें, वो तो सारा इन्वेस्टमेंट एक तरफ, चाइना का इन्वेस्टमेंट एक तरफ है, लेकिन हम CPEC को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा, ये पूछे ना आप। ये मतलब ये तो अपनी जगह रहा कि कौन सा आया, वो तो बहुत थोड़े आए। मतलब मैंने आपको बताया कि 1.3 बिलियन का पाकिस्तान में FDI आया। देखिए, वैसे बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जैसे कंट्री के लिए इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है वो 3% ऑफ द GDP हमेशा FDI होना चाहिए। पाकिस्तान का इस FDI इस वक्त 0.5% है। पहला पाकिस्तान का 2007 में भी पाकिस्तान का तकरीबन 3% था। इंडिया का इस वक्त 2.5% है। मलेशिया भी अराउंड ये रहता है। वियतनाम इस वक्त 9% पर है। फिलीपींस भी कोई 2-2.5%। तो हमारा जो है मतलब इस वक्त FDI जो होना चाहिए वो तकरीबन 8 और 9 बिलियन के दरमियान होना चाहिए। क्यों नहीं है, ये बड़ा आपका सवाल अच्छा है और इस पर मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि उसकी जो हमारी जो मेंबर्स ने जो हमने
उन्होंने बताया है और जो हमारी परसेप्शन है वो ये कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की परसेप्शन बहुत ख़राब है। पाकिस्तान की ब्रांड इमेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा। और उसमें हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दूसरी एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़रूरी है, जिस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है, जो हम भी कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड बैंक हर साल एक सर्वे कराता है, उसको कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जी, इसमें पाकिस्तान बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। मतलब पाकिस्तान आज 189 कंट्रीज़ में से 2010 तक पाकिस्तान जो है 70 और 75 के दरमियान था। 75 था 2010 में। आज हम बात कर रहे हैं 2016 में, तो 2015 की जो डेटा रिलीज़ हुआ है उस वक्त हम 138 पे आ गए। अच्छा। यानी बहुत तेज़ी से हम नीचे आए हैं। और तो ये चीज़ जो है ये वैसे तो एसएमई से रिलेटेड होती है, यानी लेकिन ये चीज़ बड़ी गौर से मॉनिटर की जाती है और इसमें हम बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है कि ये प्रोसीजर्स क्या हैं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू मेक बिजनेस इन पाकिस्तान। तो ये जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो इन सब चीज़ों को देखता है और ज़ाहिर लोकल इन्वेस्टर भी देखता है। तो वो बहुत बुरी तरीके से नीचे आया। सो मच सो कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में एक बड़ी अमेरिकन ने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो यूएस की आई थी वो बड़ी ओपनली पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह के गई हैं कि अगर आपने इसको इम्प्रूव नहीं किया तो फॉरगेट अबाउट एनी बिग फर्दर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और सही कही उन्होंने। ठीक है। तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान में जिसकी वजह से नहीं आ रहा है वो है ये कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल है। यानी पॉलिसीज़ बन रही हैं, पॉलिसीज़ हैं अच्छी, अब हम ये कह रहे हैं कि आप नई पॉलिसी ना लाएं, जो हैं पहले उसी को इम्प्लीमेंट करा लें। मसला ये होता है कि अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो आप किसके पास जाएंगे? आप अब देयर इज़ नो वन सिंगल बॉडी जिसके पास आप जाएं और कहें कि साहब ये मेरा मसला है, चाहे वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका मसला हल नहीं करा सकते हैं। आप हर वक्त फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं, आप हर वक्त प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ये सब चीज़ों को, जाहिर है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से पहले बात करता है, जो हमारे अभी मेंबर्स हैं। तो वो शिकायत ये करते हैं, हालांकि उनका तजुर्बा 40-50 साल का है, लेकिन वो ये बताते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा मसला है। एक और जो मसला जो बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को बहुत सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो होती हैं ख़ासतौर से टैक्सेशन की, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। अच्छा, सरप्राइजेस बहुत आती है सर। देखिए कोई भी बिजनेस आता है, ये आप शेयर मार्केट में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट आता है ये आता है 20 साल 30 साल के लिए। तो वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी होनी चाहिए और प्रेडिक्टेबल हो, कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में सरप्राइजेस बहुत होते हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें बहुत सरप्राइजेस हैं, जिसने काफ़ी लोगों की बुनियादें हिला दी हैं, जिस पे मैं आप सबको आगे चल के बताऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये क्यों नहीं बता देते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे। एक ये हो गया। एक और जो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है, सरप्राइजेस आते हैं। टैक्स रिफंड्स का आपने सुना होगा जिक्र, सेल्स टैक्स रिफंड फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट 3 साल से फंसे हुए हैं, 3 साल के फंसे हुए। मैंने आपको भी जिक्र किया था कि हमारे मेंबर्स देते हैं 920 बिलियन एक साल में। हमारे मेंबर्स के कोई 15 मेंबर्स हैं जिनके रिफंड फंसे हुए हैं, कोई 25 बिलियन के, जो कि सिर्फ 10 दिन की टैक्स पेमेंट के बराबर है। हम गवर्नमेंट से कह के थक गए कि आप एक चेक काटो 25 बिलियन का। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कोई कंपनी इसमें से स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई है, कोई कंपनी जो है वो यूएस में बैठी है जिसके ये फंसे हुए हैं, और वो क्या क्या कम्युनिकेशन होती है, क्या बदनामी होती है। तो जो परसेप्शन की मैंने आपको बात की ना, वो यही होता है कि वहाँ हेडक्वार्टर में जिसने डिसीजन लेना होता है कि और इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहता है यार पहले हमारे अपने रिफंड तो निकलवाओ, आप इतने सालों से फंसे हुए हैं। तो उस पे इस टाइप की चीज़ों पे हम जो है बड़े यानी परेशान करते हैं लोगों को। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपने जिक्र सुना होगा। आईपीआर तो यहाँ पर बड़ा इतना फॉलो नहीं होता, नहीं, लेकिन दिस इज फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके ट्रेडमार्क्स, उसके कॉपीराइट्स, उसकी जो पेटेंट्स हैं, वो खासतौर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, प्रिंटिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उनके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पाकिस्तान में लॉ बहुत अच्छा है, जो बना है प्रॉपर्टी राइट का लॉ अच्छा है, बहुत अच्छा लॉ है, और हम उसमें हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों ने मिलके बनाया, सारे लोगों ने मदद की है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ओवरसीज चैम्बर के जो लोग हैं ये वो यहाँ 50 साल से हैं और अनदर 200 ईयर्स रहना चाहेंगे। तो वो उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि कोई वो करें, तो वो ये मुल्क हमारा है एट द एंड ऑफ द डे, तो हमने इसके लिए काम करना है। तो ये लॉ जो हमने बनवाया है इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविजंस है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हमारा काम नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स,
वो बहुत ज़रा पुअर है इस मामले में। अब हालांकि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट प्रोसीजर्स, लेकिन इफेक्टिवनेस आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, वो नहीं है। फिर तीसरी तरफ ये है कि हम जो है वो टू मैनी रेगुलेशंस, हम नए रेगुलेशंस ले आते हैं, पुराने रेगुलेशंस जो है उनको हटाते नहीं हैं। तो अब उसमें फ़ायदा क्या होता है कि लॉयर्स ही लॉयर लगे रहते हैं कि वो नए लोग लॉ यानी रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हैं। आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, वो ये कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पाकिस्तान में बहुत बड़ा है और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत है और होना चाहिए जी। अभी 2010 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मैकेंजी को हायर किया था, बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है कंसल्टेंट। उनसे गवर्नमेंट ने ये मालूम कराना चाहा था कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को कैसे डाइवर्सिफाई करे और क्या करे। तो उसमें उन्होंने 3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो रिपोर्ट मैंने देखी है। उसमें उन्होंने फार्मास्यूटिकल को कहा है कि बहुत पोटेंशियल है, उसमें उन्होंने हॉर्टिकल्चर को कहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल को। वैल्यू एडेड टेक्सटाइल तो सबसे ज़्यादा गालिबन। जी हाँ, सवाल ये है कि हम क्यों फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज़ अपनी इतनी बैकडेटेड बनाते हैं। हमारे बड़े मसले मसाइल हैं, हम प्राइस इंक्रीज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए आपको FDA सर्टिफाइड प्लांट्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में इस वक्त एक भी FDA सर्टिफाइड प्लांट नहीं है। इंडिया में कोई 160-170 के करीब हैं, बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री में 4 हैं। तो सवाल ये है कि ये क्या चीज़ है, ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि हमने क्या माहौल पैदा किया है कि ये हमारे पास नहीं है। सर ये फिर फिजिकल पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की बनती हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है फिर, जब ये आप सिनेरियो बता रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत सीरियस होता है, बहुत सीरियस इम्पैक्ट होता है। और इसमें अब आपने अच्छा सवाल किया। देखिए इसमें ये होता है कि हम लोग काफ़ी डिटेल अपने प्रपोजल्स देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने काफ़ी हमारे एक्सेप्ट किए, और गवर्नमेंट पिछले साल तक काफ़ी डिस्कशन करती थी, इंटरेक्शन करती थी। इस साल कुछ हालात ऐसे रहे हैं कि और लोगों ने तो किए हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ज़्यादा इंटरेक्शन हम लोगों के साथ नहीं किया है। और इस दफ़ा जो मेजर्स आए हैं कुछ तो अच्छे आए, मतलब आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये प्रॉपर्टी का जो किया है, इशू जो अभी रिसेंट किया है और एमिकेबली किया है, बहुत अच्छा किया है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ख़ास तौर से फाइनेंस मिनिस्टर और हारून अख्तर साहब और FBR के चेयरमैन और उनकी टीम जो है, दे डिज़र्व अ वेरी गुड अप्रिसिएशन फॉर दिस। आई होप कि ये इसी तरीके से ट्रेडर्स के साथ भी करेंगे, आई होप कि ये इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहली दफ़ा अपना राइट एस्टैब्लिश किया है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल रहा है, सबका रहा है। तो हम तो गवर्नमेंट को वैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले इस मामले में ज़रा हिचकिचाती थी, अब इन्होंने ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और अच्छा लिया है, इस पर किया। लेकिन साथ साथ इस दफ़ा इन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जो कि बहुत ही नापसंदीदा हैं और जिसकी वजह से काफ़ी हलचल मची है। एक जो सबसे बड़ा है जो मैं आपको बताऊं, वो ये कि इन्होंने एक कानून पास किया इस दफ़ा कि अगर आप सेल्स टैक्स जो पाकिस्तान में किसी फिनिश प्रोडक्ट पे, फर्स्ट कीजिए लक्स का साबुन है, उस पहले कानून ये होता था कि उसके ऊपर अगर आप 17% एक वो देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, उसके इन रॉ मटेरियल पे जितने भी आपने टैक्स दिए हैं वो आप उसको एडजस्ट करते थे। इस दफ़ा उन्होंने कानून पास किया है कि नहीं, आप वो 17% देंगे और आपने जो पहले टैक्स दिए हैं उस पर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट रीज़नेबल। इसके ऊपर बहुत शोर हो रहा है। ये मतलब उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनका डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन वन प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा। उसको हल करने के लिए तो उन्होंने बजाय, एक तो ये कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स वैसे ही बहुत हाई है, 17%। हमने कहा था कि सारी दुनिया में पाकिस्तान, इस रीजन का एवरेज 12% है, हाईएस्ट, वरना सिंगल डिजिट है। आज आप देखें, अखबार पढ़े, इंडिया ने अपना बिल पास किया है सेल्स टैक्स के ऊपर, यूनिफाइड बनाया है। हमने उसको हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट है। सिमिलरली एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी नहीं की है इस दफ़ा, वो ये कि पिछले साल इन्होंने एक ज़रब-ए-अज़्ब के नाम पर इन्होंने एक 3% टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाया था। अच्छा। और ये कहा था कि साहब ये 1 साल के लिए है। जो मैंने अभी जिक्र बात की थी ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी की, उन्होंने 1 साल का कहा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ट्रस्ट खोया है, इस साल उसको फिर लगा दिया है, उस पर फिर लगा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी इसके अलावा भी हैं। इन्होंने 2007 में बड़े ट्रेडिंग ग्रुप्स बनाने के लिए, बड़े ग्रुप्स बनाने के लिए इन्होंने एक सर्टेन बेनिफिट्स दिए थे, वो ऑल ऑफ ए सडन इन्होंने विड्रॉ किए इस साल बगैर डिस्कशन के।
तो ये चीज़ें जो है ना, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी मिसालें, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी, तो ये जो नहीं हुई है। और कुछ लोगों का, हमारे मेंबर्स का ख्याल ये है कि ये जो जिन लोगों के पास स्ट्रीट पावर है जी, उनसे ये डर के ये बातें करते हैं। अच्छा। और जो लोग बड़े जो उनसे नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा साइन नहीं है, जो डायरेक्ट इफेक्टिव्स हैं, स्टेक होल्डर्स, बड़े नहीं। और देखिए उसमें एक चीज़ मैं 1 मिनट लूँगा आपका, मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि देखिए मेरी इस प्रोग्राम के तहत रिक्वेस्ट होगी FBR को भी, चेयरमैन FBR को भी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी, कि देखिए आपको पैसे तो मिल जाएंगे, टैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन आपको गुडविल नहीं मिलेगी। और गुडविल नहीं मिलेगी तो वो ब्रांड आपकी जो खराब हो रही है ना, जो मैं जिक्र कर रहा था, मिलने से आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। एग्जैक्टली। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि गुडविल लिया करें आप। बाज़ दफ़ा आपको प्रोडक्ट लॉस पे भी बेचनी पड़ती है, इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन योर रेपुटेशन। जी हाँ, सही, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं ऑलरेडी, तो लेकिन इसमें ख़ास करके मेरा इशारा है सर्विस इंडस्ट्री की तरफ, तो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र पे कितना काम हो रहा है? देखिए हमारे जो मेंबर्स हैं वो तो काफ़ी इसमें इंगेज हैं। उसका तरीका ये होता है कि वो, अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि एंग्रो ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है विद जनरल इलेक्ट्रिक जी। उसमें वो ये जो टेक्नोलॉजी है इस रीजन की, जो मतलब वो जी जो है वो हमारे एंग्रो के लोगों को ट्रेन करेगा और उनके थ्रू मतलब ट्रांसफ़र होगी। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। वैसे ही होता है कि सारी कंपनियां जो हमारी मल्टीनेशनल्स हैं वो अपने मेंबर्स, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या टेक्निकल स्टाफ होते हैं, उनको ओवरसीज़ भेजते हैं और वहाँ पे एक हफ्ते के लिए नहीं भेजते हैं, सालों के लिए भेजते हैं, फिर उनको वापस लाते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। ज़ाहिर है मैं ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का CEO था, मुझे हायर पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ट्रेन बाद मुझे बाहर किया गया, फिर मुझे वापस लाया गया। एक्सॉन ने भी यही किया, करते रहते हैं। तो सारे हमारी जो मेंबर्स हैं वो, आपको जो सीनियर मैनेजमेंट आजकल पाकिस्तान में अच्छी जो मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? कुछ लोकल हैं, कुछ ये बाहर से यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत ट्रेन हुए। तो इस पर काफ़ी सीरियस एफर्ट्स होते हैं। राइट। अच्छा, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के आपके जो 196 मेंबर्स हैं और जो नॉन मेंबर्स इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़, उसमें कोई आपके पास डेटा है कि लॉस मेकिंग यूनिट्स कितने हैं और प्रॉफिट वाले कितने हैं? देखिए इस दफ़ा हमारे पास, जैसे मैंने जिक्र किया कि 57 लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये वो कंपनीज़ हैं जो कि अपना डेटा पब्लिश करते हैं, तो उसके तो जाहिर है हमें डेटा मिल जाती है। बाकी कंपनीज़ जो हमारी हैं रिमेनिंग 100 यानी समझिए 40 के करीब, वो कुछ शेयर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। लॉस मेकिंग इसमें से हमारी जो 57 में से हमारी कोई सिंगल डिजिट में ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली भी नहीं है। इंडस्ट्री देखिए कभी इंडस्ट्री में नीचे डाउन टर्न भी आता है। बिल्कुल डाउन टर्न भी आता है। अच्छा, एक चीज़ है जो इवन लोकल कंपनीज भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं, वो कहलाता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल। तो इसमें ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जितने पाकिस्तान में मौजूद हैं, और चूँकि आप एक तरीके से उनके रेगुलेटरी अथॉरिटी या उनके तर्जुमान हैं, तो इस पर कितना इन्हिसार कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आप हमारी रिपोर्ट पढ़ें। हम हर साल जैसे एनुअल रिपोर्ट कंपनीज निकालती हैं अपने परफॉर्मेंस की, हमारे सारे मेंबर्स की हम आपको देंगे। मुझे आपने मौका नहीं दिया वरना मैं ले आता। आप देखें, हम हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं अपने मेंबर्स की CSR कंट्रीब्यूशन की। और देखिए पैसा, एक तो पैसा होता है, दूसरा ये होता है कि आप पार्टिसिपेट सोसाइटी में क्या करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे जो मेंबर्स हैं पैसा इसी सोसाइटी से बनाते हैं। तो दे वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, नॉट only in the form of cash but in the form of services, in the form of education। तो ये तो एक पूरा एक सर कुछ इस तरह के जो आपके जहन में हो इस वक्त? बहुत, कोई स्कूल खोला है? बहुत ज़्यादा हमारे, जी बहुत सारे। ये मतलब एक नहीं है, मैं एक कंपनी का नाम लूंगा तो फिर मैं बाकी आप देखें जो TCF के जितने इतने स्कूल्स हैं उसमें इंडस हॉस्पिटल में जितना काम हो रहा है। और जो दूसरा एक तरीका मैं आपको ये भी बताऊँ, हम जो काम करते हैं, जो बहुत कम चैम्बर करते होंगे, कि हम हर क्वार्टर में एक दफ़ा हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी हमने एक पहला क्वार्टर जो किया था वो हमने किया था ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी पिछले हफ्ते हमने एक सेशन किया है ऑन एजुकेशन। अब हम करने जा रहे हैं वुमेन एमेंसिपेशन के ऊपर। तो हम जितनी NGOs हैं जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं या एजुकेशन से, उनको हम मौका देते हैं टू टॉक इन फ्रंट ऑफ आवर
CSR managers and say what they are doing, what is good that they're doing, so that जो हमारे CSR managers हैं जो उनका काम है कि अपना प्लान बनाएं वो या इन्वेस्टमेंट करें CSR में, उनको मौका मिलता है कि कौन से नए NGOs आई हैं, क्या नया इनिशिएटिव ले जा रहे हैं। तो ये हम बड़ा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटगोइंग टाइप प्रोग्राम। इसमें काफ़ी पैसा होता है, मतलब अगर आप I don't want to disclose the number because वो सही नहीं रहेगा, but it is a very serious business for us. Good. For our members. Very good. And I would like you to आप हमारी रिपोर्ट पढ़ें, इसको हम हर साल निकालते हैं और ये हम सारी एम्बेसीज को देते हैं, सारे मेंबर्स को देते हैं। हमने कि हमने कोशिश की थी कि हम इसके ऊपर इनकरेज करें और कंपनीज को कि वो अपनी CSR रिपोर्टिंग को अच्छा बनाएं, और उस पर हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम बात कर रहे हैं कि हम उनको अवार्ड भी इस्टेब्लिश करें कि अपनी CSR एक्टिविटीज़ को आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। That's good. अच्छा सर, एक इल्ज़ाम है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स पे कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जितने पाकिस्तान में हैं वो दिस वे और दैट वे मैक्सिमम रिपैट्रिएशन अपनी तरफ ले जाने के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए इनका एक ये काम होता है कि राइट फ्रॉम बिगनिंग रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ये अपने मुल्क से ही करते हैं जहाँ से ये आए हैं, और वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर करते हैं। तो इन्फ्लेटेड प्राइस जो है वो इन शेप ऑफ प्रॉफिट एडवांस में रिपैट्रिएट हो जाती है। देखिए, जैसा आपने कहा कि ये इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम को प्रूफ होना चाहिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान में टैक्स लॉज हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लॉज हैं, तो वो उनको रोकना चाहिए अगर वो गलत कर रहे हैं। और अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो इंपोर्ट करते भी हैं इन्फ्लेटेड प्राइस पे, जैसा आपने कहा, तो उस पर वो टैक्स देते हैं, ज़ाहिर है इंपोर्ट ड्यूटीज़ देते हैं जी, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान को मिल जाता है, कम से कम वो ग्रे चैनल से नहीं आता है जो पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो उस तरीके से नहीं आ रहा है। तो मैं इस पर कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल लॉ बनाए और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर उनको ये इल्ज़ाम नहीं रहना चाहिए तो ये कह देना कि ये इस तरीके से रिमिट हो रहा है, अगर हो रहा है आप बिल्कुल कैच करें उस कंपनी को, हम वी विल नेवर स्टैंड बिहाइंड दैट कंपनी। अच्छा, बिल्कुल करें आप, लॉ बनना चाहिए, किसने रोका है? ठीक। अच्छा सर, अब हम ये थोड़ा सा बात करते हैं कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का चैम्बर जो है, इनका बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक चीज़ है जी, बिल्कुल, और वो इंडेक्स जो है अभी माशाल्लाह से काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो ज़रा मैं इसकी तफसील आपसे चाहूँगा कि आप लोग एक तरफ से आपकी बातचीत से लग रहा है, आपके जवाबात से लग रहा है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स आपका बेहतरी की तरफ गामजन है। बिल्कुल है। और गवर्नेंस की भी आपने तारीफ़ की, आपने सिर्फ कहा कि पॉलिसीज़ भी बनती हैं, अच्छी पॉलिसीज़ भी बनती हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट एक कदम बढ़ चुके हैं हम, पाकिस्तानी हुकूमत एक कदम बढ़ चुकी है। तो इसमें कॉन्फिडेंस इंडेक्स से क्या इम्पेक्ट होगा ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल होगा। आप लोग इसे करेंगे या हम करें? देखिए उसमें काम ये है कि एक तो ये कि थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ ये भी कह दूं कि हमारे ओवरसीज़ चैम्बर्स के मेंबर्स का ख्याल है कि थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेसेंसी आती जा रही है। अच्छा। हमारे गवर्नमेंट में भी कि लोगों को हम समझते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी बड़ा अच्छा आ रहा है, परसेप्शन भी अच्छी आ रही है और इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 मिलियन के करीब वो हर साल ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मार्केट में। उनके लिए अगर हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, हमें पाकिस्तान को GDP कम से कम 7 से 8% ग्रो करना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप दीज पीपल एम्प्लॉयड। तो हमें इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि 4.5 कर लिया है, अच्छा है पहले से, लेकिन हम बहुत दूर हैं जहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें कुछ फील हो रहा है कि ये कॉम्प्लेसेंसी आ रही है, इसीलिए मैंने जो आपको जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होता है, ऐसे पास हो जाती हैं। आपने जिक्र किया कि ये बिज़नेस कॉन्फिडेंस बिल्कुल बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड लेवल पर है, 36% पॉजिटिव है। इसका असर बिल्कुल होता है, हम जितनी जगह खड़े होते हैं फॉरेन डेलीगेशन के सामने, फॉरेन गवर्नमेंट के सामने, पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने, वहाँ हम ये बताते हैं कि देखें ये तो सिर्फ जनरल पब्लिक का बिजनेस का इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस है, हमारे अपने मेंबर्स का भी यानी कॉन्फिडेंस जो है वो 55 है। यानी पब्लिक का 36 है, हमारा 55 है, बिकॉज वी आर मेंबर्स नो द मार्केट वेरी वेल, राइट। तो लेकिन ये डेंजरस भी है कि पीपल एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम यू। डेफिनेटली अलीम साहब, बड़ी मुफीद बातचीत आपसे रही और यकीनन हमारे देखने वाले भी फैज़याब हुए होंगे आपकी नॉलेज से, आपकी बातचीत से, और अरबाब इख्तियार जो इस्लामाबाद में बैठे हैं आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, यकीनन वो भी इस पर कोई एक्शन लेंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे गुफ्तगू जनाब अब्दुल अलीम साहब की, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
एंड सेक्रेटरी जनरल ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान में मुतयन। बैनुल-अक़वामी तजुर्बे के हामिल शख्सियत हैं आप, और आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की अहमियत को समझते हैं, और वो शख्स जो काम की रगों को समझता है वो यकीनन ही इज़ द राइट मैन एट राइट प्लेस। तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आगे के प्रोग्रामों में भी जारी रहेगा। आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।